तो क्वेश्चन दिया है पहला, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 18 सेमी है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 13 सेमी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² प्लस B² प्लस H² इक्वल टू दे दिया है 13 सेमी, 13 सेमी है। और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्गमूल का चिन्ह हटता है, दूसरी तरफ स्क्वायर बन जाता है। तो यानी L² प्लस B² प्लस H² का मान कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे दिया है, L प्लस B प्लस H बराबर कितना दिया है, 18। मान निकालना है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H। तो इसको लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL बराबर इधर का वर्ग कर लिया, इधर का वर्ग करेंगे तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 8 144 4, 18 1 18, 4 22 10 32 324। अब इसे मान डाल देंगे। इसका मान कितना दिया है, ये दिया है 169 इसका मान है। जब उधर जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो यही बच जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी 324 में से ये वाला मान घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, यानी यहाँ पे 2.5 14 में से 9 गया 5, 1 बचा, 2.5 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1। तो इसको ये जो है इसी यही फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही मान पूछा गया, इसका हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, 155 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 का मिश्रण देगी। यानी मिश्रण का मतलब होता है जब ब्याज ऐड हो जाता है, ब्याज जुड़ जाता है किसी राशि में तो वो मिश्रण कहलाता है। तो ये मिश्रण दिया हुआ है तो लिख लेंगे 30,051। ठीक है, ये मिश्रण दिया हुआ है तो इसकी कंपेयर हम मिश्रण से करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब ये 5% पहले 5% लग रहा है, इसका मतलब 100 पे 5 ब्याज लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 में 5 और 105 हो जाएगा। ये मिश्रण है, इसके हिसाब से मिश्रण कितना 105 होगा, 105 और परसेंट लगा तो बटे में परसेंट होगा तो परसेंट वाला 100 ऊपर जाएगा, 100 ये ऊपर जाएगा। ठीक, पहले 5% हो गया, फिर इस पर 6% मतलब 106 हो जाएगा, 106 100 जाएगा ऊपर तो इसी में हमने 2 जीरो लगा दिए। फिर कितना 8% है तो 100 पे 8 ब्याज मिलेगा, मिश्रण कितना 108 हो जाएगा, 108 और 100 है ऊपर जाएगा, 2 जीरो इसमें लग गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना कटेगा उतना काट लेंगे, जीरो तो कोई नहीं कट रहा है, 4 से तो ये कट जाएगा, चलो ठीक है 4 से इसको काट रहे हैं, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 0 0 4 0। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बजा 4 सत्ते 28, 5 3 8 9, 9 से कट जाएगी दोनों संख्या, 9 3 27, फिर 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, 28 29 30, 3 बचा, 9 3 27, 28 29 30, 35 हो गया, 9 3 27, 28 29 30, 8 81 होगा, 9 ने 81, ये हो गया है। 3 से भी काट लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 इक्कम 3 इक्कम 3 इक्कम 3 3, फिर 2 से भी ये कट रहा है, 4 से कट जाएगा लेकिन 5, चलो 5 से कट, 5 दूनी 10, 5 इक्कम 5, 5 25, 1 2 3 4 0, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 3 6, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी इधर 25,000 हुआ है। अब ये हो जाएगा 21 3 63 का 3, 21 पंचे 105 6 11, ये पूरा इसकी गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। देखो 21 3 63 का 3 और 21 पंचे 105 और 6 111, तो पूरा ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। यानी जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, जो राशि वो कितनी है, 25,000 रुपये है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 खर्च किए। ठीक है, वह अपनी वस्तु पर लागत से 8% अधिक अंकित करता है। उसने 10% और X% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को
6,196 रुपये 50 पैसे में बेचा, यक्स का मान ज्ञात करो। ये जो दूसरी छूट दी है वो बताना कितने परसेंट की छूट लगी है। तो टोटल सीपी कितना 800 तो उसने खरीदी है, 700 और मरम्मत लगाया तो कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे सीपी हो जाएगा इसका टोटल 7 8 15 यानी 7500। जो टोटल उसको देना पड़ा 7500 रुपये में उसने खरीदी है। जो अंकित मूल्य है यानी एमपी वो 8% अधिक अंकित करता है, तो 7500 का ये अपने आप में 100% है, ठीक है, लेकिन 8% अधिक करेंगे तो 7500 का 108% हो जाएगा, यानी 7500 का 108%, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 और 108 की, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 57 60 हो जाएगा। फिर 2 कॉलम छोड़ने के 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 0 0 6 5 11 का 1 साथ का, तो 8100 बनेगा। एमपी कितना है 8100, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई किए हैं, यानी 7500 की चीज़ है, उसने कितना छाप रखा है प्रिंट रेट कितना 8% बढ़ा के 8100 रुपये, ठीक है, 8100 रुपये उस पर प्रिंट रेट पड़ा है। फिर क्या उसने पहली छूट लगाई, पहली छूट 10% की लगाई, तो 10% छूट लगेगी, इसका कितना रह जाएगा 90% ही तो रह जाएगा, क्योंकि 10% ये लेस हो जाएगा, तो 8100 का 90% पर ही बेचता है वो। 0 से 0 कट गया तो कितना रेट रह जाएगा 9, 0 9 1 9 9 के 72। पहली छूट के बाद में वो रेट 7290 रह जाता है, लेकिन वो बेचता कितने में है, इतने में बेचता है 619 और 6.50। तो इसमें परसेंट निकालना कितनी छूट लगे, तो ये देखें कितना कम हो रहा है, घटा लेंगे यहाँ पे और परसेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 7290 रेट रह गया, लेकिन वो बेच रहा है इतने में, तो कितनी छूट दे रहा है ये निकालना है। तो यहाँ पे देख लो, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1093.50, इतने रुपए की छूट, तो रुपए के हिसाब से इतने की छूट दे रहा है, लेकिन परसेंट निकालना है, यक्स का मान नहीं, यक्स परसेंट निकालना है। तो छूट परसेंट के लिए होता है छूट अपान में अंकित मूल्य कितना है, यहाँ पे छूट के लिए पिछला रेट मानेंगे, इस पर छूट लगी है ना 7290 हो जाएगा, 7290 इंटू 100, क्योंकि परसेंट के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पॉइंट लगाया 2 जीरो बढ़ा के ये कट गया, 3 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो, 729 से इसको काट देंगे, 15 बाद में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। यक्स की वैल्यू कितनी है 15%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है, यानी उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 35% अंक चाहिए। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए, 390 अंक उसको मिले हैं प्राप्त किए, और उसे 65 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। इसका मतलब 65 अंक उसके कम आए हैं, ठीक है, 35% उसके हो जाते हैं अगर 65 उसको और मिलते, क्योंकि 65 से ही फेल हुआ है, तो अगर 65 इसमें जोड़ दें हम तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि 65 अंकों से फेल हो रहा था, तो 65 जोड़ने पर उसका पास हो जाएगा, वो पास होने की परसेंट 35, तो वो 35% हो जाएगा, ठीक है। तो 35% इक्वल किसके, इसको इधर कर लेंगे, 35% को इधर लिख लेंगे, अब जोड़ लेंगे तो 30 हो जाएगा, 35% बराबर 5, और ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 1 3 4, यानी 35% का मान 455 के बराबर है। कह रहा कुल अंक कितने होने चाहिए, तो कुल अंक यानी पहले इसको काट लेंगे, 7 5 35, 7 छंग 42, 7 5 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 5 15, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 13। और यहाँ पे पूछा जा रहा है परीक्षा के कुल अंक कितने होने चाहिए, यानी प्राप्तांक वो पूर्णांक पूछा गया, कुल अंक कितने, तो कुल अंक 100% होते हैं, तो 100 एक का मान 1 किलो चीज 13 की है, तो 100 किलो कितनी 1300 की हो जाएगी। 100% के लिए 100 से इधर गुणा कर देंगे, 100 से इधर गुणा कर देंगे, तो टोटल जो पूर्णांक है वो कितना 1300 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 माह के लिए 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 1 वर्ष 4 माह का। तो फार्मूला होता है, अपने पढ़ाई होगा A बराबर P और 1 + R 1 + R/100 की पावर T।
ये होता है। अगर हमारा इंटीजर से टाइम हमारा इंटीजर से तो यहाँ पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा पूर्णांक नहीं है। ये 4 माह हमारा, ये 1 वर्ष तो कंप्लीट है, तो 4 माह है, तो जितने वर्ष बनेंगे उसको हम जब कैसे लिखेंगे, यानी मिश्रण हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना 20,000 है, 20,000, ठीक है। फिर होगा 1 प्लस रेट कितनी है 9 है, 9/100 होगा। ये तो 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का अलग निकाल दिया। फिर कितना है 4 माह का निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे जितना होता है दर से उसकी गुणा हो जाती है, तो 9 लिखा जाएगा, दर 9 है, और गुणे यहाँ पर कंप्लीट था 1 वर्ष तो 9 ही लिखा गया, और 9 गुणे 4 माह है, तो 4 माह को लिखेंगे 4/12, और परसेंट अपान में 100 तो आएगा ही, क्योंकि माह है ना, तो माह से वर्ष बनाने के लिए अपान में 12 कर लिए। अब काट लेंगे, ये 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 100 एकम 100 9, 109/100, ये हो जाएगा 100 एकम 100 3 है 103/100, 2 4 0 कट गया, सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी गुणा आ जाएगी 22,454। ये तो मिश्रधन आ गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा देंगे, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 22,454 में से हम 20,000 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 24, कहाँ पे है, ये है 20,000 घटाना है, तो हो जाएगा 2,454 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, जब 38 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों का औसत भार 2.8 किग्रा बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका 38 किग्रा भार है, उसको निकाल के उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति रखा गया, तो दूसरे व्यक्ति का भार पूछा गया। जब 38 किग्रा वाले व्यक्ति को निकाला गया और दूसरे को रखा गया तो 5 लोग हैं, 5 लोगों में सभी का भार जो है 2.8 किग्रा बढ़ जाता है, सभी का बढ़ता है, तो हो जाएगा नए व्यक्ति का भार बराबर जितना गया, कितने का 38 किग्रा वाला व्यक्ति गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बढ़ा है एवरेज तो प्लस रहेगा, घटा है तो माइनस रहेगा। बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2.8 बढ़ा है, और 5 लोगों में बढ़ा है तो 5 से गुणा कर लेंगे। 4 लोगों में बढ़ेगा तो 4, जितने लोग होंगे 5। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40 का 0 4 5 10 14। अब 38 और 14 को जोड़ लेंगे, 8 4 12 का 2 3 1 4 5, तो 52 किग्रा। जो व्यक्ति आया है वो कितने किग्रा का है, 52 किग्रा उसका भार है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचने पर उनके विक्रय मूल्यों में अंतर 480 का है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल क्या है। जो रेशियो दिया होता है उसमें अपनी सुविधा के लिए हम 0 बढ़ा सकते हैं ताकि उसको परसेंट निकालने में आसानी रहे। जो क्रय मूल्य का रेशियो दिया वो कितना 4:5 है, इस सीपी का रेशियो दिया है, तो इसको परसेंट आसान करने के लिए आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 2 0 बढ़ा लिए ये, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पहली को 10%, इस पर 10% और इस पे 20% लाभ कमा रहा है वो, तो 10% लाभ होगा तभी जो उसको 10% एक्स्ट्रा में बेचेगा, तो एसपी कितना हो जाएगा। ये अपने आप में 100% है, 10% और बढ़ा के बेचेगा 100, इसकी वैल्यू कितनी हो 110% हो जाएगी, तो 400 का हो जाएगा 110%, और ये हो जाएगा 500 का 120% हो जाएगा, 120%। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 12 5 60 यानी 600, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 11 चौक 44 नहीं 440। तो यहाँ पहली वस्तु है उसका जो बिग सेलिंग प्राइस है 440 है और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 600 रुपये है। अब यहाँ पे कंपेयर रूल लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दिया जो वो लिख लेंगे, अंतर दिया है विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है ना, इनका डिफरेंस दिया है 480 ये दिया है, तो 480 लिख लिया, और ये डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है ये लिख लेंगे, ये है यहाँ पे 160 का 160। कंपेयर उसी से करते हैं जो वैल्यू ये है उसी की वैल्यू वही वैल्यू ये होनी चाहिए। ये विक्रय मूल्य का अंतर है तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर 160, और मल्टीप्लाई में वो जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल। क्रय मूल्य कितना, ये 400 माना है, ये 500 माना है, कितना 4 5 900 हो जाएगा, तो गुणे में 900 लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, 16 48 3 27, तो 2700
ये राइट आंसर हो जाएगा 2700, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक ट्रेन को 80 किमी पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। ये ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्ण दूरी का 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा जा रहा है, लेकिन समय हमको तभी निकाल पाएंगे जब दूरी पता होगी। तो सबसे पहले जो मान दिया है इससे हम दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 80 है, इंटू समय कितना 1 घंटा 12 मिनट। ये घंटा है, ये मिनट है, इसके टोटल हम घंटे बना लेंगे। नहीं, 1 घंटा है प्लस 12 मिनट, 12 मिनट को घंटा बनाने के लिए बटे में 60 करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 एकम 12 पंचे। तो इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5 है 6/5, तभी कितना हो जाएगा 6/5। ये 1 घंटा 12 मिनट को कितना लिखेंगे 6/5। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप। काट लेंगे 5 से, 5 एकम 5, 3 5 16 96, 5 16 पंचे 16। तो दूरी कितनी है 96 किमी है, 96 किमी है। अब कह रहा है समय पूछा जा रहा है, तो समय टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, ये कह रहा है 25/3, 96 टोटल दूरी, ये दूरी नहीं, इस दूरी का 25/3, यानी दूरी कितनी है 96 का 25/3 दूरी हो गया, बटे चाल भी कह रहा है कि 25% बढ़ जाए। तो 80 का 25% बढ़ाएंगे, 25% होता है चौथाई, तो 80 का चौथाई कितना होगा 4 दूनी 20 होगा। तो 80 का जब 25% बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100। ये टाइम निकल आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3 तियाँ 3 दूनी, ठीक है। फिर 25 चक्कू 4 से काटेंगे 4 8 32, तो कितना हो जाएगा 8 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। ए ने एक वस्तु को बी को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 रुपये अधिक था, यानी बी का प्रॉफिट ज़्यादा है, ए से 72.60 रुपये ज़्यादा है, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। ये पूछा बी ने कितने में खरीदा, बी ने कितना भुगतान किया, ये पूछा जा रहा है। तो बन मान लेंगे, यानी ए है, बी है, ठीक है, और ये सी है। तो ए ने मान लिया कि 100 में चीज़ खरीदी और 24% लाभ लेके बेचा, तो 100 बी को 124 में बेचा, तो बी को 124 में पड़ी, ए ने 124 में बेची। और बी ने क्या किया 124 वाली वस्तु को 30% लाभ पर बेच दिया, तो 30% लाभ लेके बेचा, तो 130% हो जाएगा, यानी 124 का 130%। अभी हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 161.20, यानी बी ने, ये सी है यहाँ पे, बी ने सी को बेचा 161.20 में बेचा, ठीक है। अब लाभ निकाल लेंगे, बी को कितना लाभ हुआ ये देखेंगे, और ए को तो पता है 100 से 100 की चीज 124 में बेची है, 24 का लाभ हो रहा है। यहाँ पे 161.20 में बेचा है, 124 रुपये में खरीदा है, तो इसका प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 37.20, ठीक है। अब यहाँ पे जो मान दिया है प्रश्न में वो लिख लेंगे। बी का लाभ ए की तुलना में इतना अधिक है, तो 72.60 बटे में, यहाँ पर बी का लाभ इतना ज़्यादा है ए से, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, बी का 37.20 है, ए का 24 है। ये ए और बी के लाभ का डिफरेंस दिया है, तो ये भी यहाँ पर लाभ का डिफरेंस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.20। यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 3 में से 1, तो 13.20 का डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, ठीक है। गुणे में जो पूछा जा रहा है बी का भुगतान, बी ने कितना भुगतान, तो बी ने कितने में खरीदा 124 में, गुणे में 124। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट बराबर स्थान पे है तो हट गया, 0 से 0 गया, और 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4। अब ये 33, यानी 3 से 11 से कट जाएगा, 11 तियाँ 33, 11 छंग 66, 11 छंग 66, फिर 3 से 3 दूनी 3 दूनी। अब 22 और 31 की हम गुणा कर लेंगे, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 तियाँ 66, 2 68, तो 682 रुपये बी को भुगतान करना पड़ा, ये राइट आंसर है 682 रुपये, 682 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ए किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया,
4 दिन बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। शेष कार्य ए और सी ने 4 दिनों में किया। सी अकेला कार्य के तिहाई भाग को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए का पता इधर साइड में लिखेंगे, ए और बी और कौन है? सी है। तो ए और बी का तो पता है कितने, 12 दिन में, और ये 18 दिन में। तो एलसीएम हो जाएगा इनका 36, 12 तियां 36, 18 दूनी 36। तो ये कितना हो जाएगा? 3 पावर से 12 दिन लगता है, 3 पावर से 12 दिन। टोटल वर्क यही हो जाएगा बराबर। इन्होंने पहले ए और बी ने काम किया, कितने दिनों तक किया है? 4 दिनों तक। तो एक दिन में 3 2 5 क्षमता का, यानी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 5 क्षमता से इन्होंने काम किया। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। क्षमता इंटू दिन लिखे जाते हैं, ठीक है। फिर शेष काम किसने ए ने और सी ने किया। ए की क्षमता 3 है, लेकिन सी की क्षमता नहीं पता, तो सी ही लिख लेंगे। यानी फिर ए ने और सी ने किया, तो ए की क्षमता पता, सी की पता नहीं, तो सी लिख लिया यहाँ पे। इंटू कितने दिनों में? शेष कार्य ए और सी ने 4 दिनों में किया। अब इसको हल करने के तो सी की इफिशियंसी क्षमता आ जाएगी, सी की क्षमता निकल आएगी। तो बात है 36 5 को 20, 36 में से 20 इधर आएगा, घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। तो उधर हो जाएगा 3 + 3 × 4, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 3 इधर आएगा, तो सी बराबर 1 हो जाएगा, सी बराबर 1। यानी सी की जो इफिशियंसी है वो 1 है, क्षमता सी की 1 है। हम सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है सी अकेला कार्य के तिहाई भाग को, तो कार्य का तिहाई भाग 36, टोटल कार्य यहाँ पे 36 है, जो 36 का तिहाई यानी 36 का तिहाई हो गया। और सी कर रहा है, तो सी की क्षमता कितनी है? अपान में इफिशियंसी लिखी जाती है, क्षमता 1 है। अब हल कर लेंगे, 3 एकम 3 दूनी, तो सी तिहाई भाग को 12 दिनों में कर लेगा। 12 दिन इसका राइट आंसर है। 3 सेमी त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेमी त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे पानी में डूबी हुई है, या मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जब किसी चीज में कोई दूसरी चीज डुबोई जाती है, तो ये होता फार्मूला, यानी उठे हुए पानी का आयतन बराबर डाली गई वस्तु का आयतन। तो हो जाएगा पुता का उठे हुए किसमें ये पूछा जा रहा है, 3 सेमी त्रिज्या वाली गेंद को गोलाकार गेंद को डाला गया है किसमें? बेलनाकार में। तो हो जाएगा उठे पानी का आयतन, यानी हो जाएगा उठे पानी का आयतन बराबर डाली गई वस्तु का आयतन। कौन सी डाली गई? 3 सेमी त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद का आयतन बराबर गेंद का आयतन, ये हो जाएगा। अब उठे पानी का आयतन, यह इधर साइड में उसका फार्मूला लगता है जिस पात्र में पानी है, और ये तो गेंद है, गेंद गोलाकार होती है, तो ये गोले का फार्मूला अप्लाई होगा। तो उठे ये बेलन का फार्मूला होता है पाई r²h, पाई r कितना है? 5 है, r² × h, पाई r²h। गेंद गोलाकार होती है, लिखा भी गोलाकार गेंद, तो ये गोले का फार्मूला पड़ेगा। ये होता है आयतन 4/3 × पाई r³ तो 3 × 3 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, आंसर हो जाएगा पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो h बराबर हो जाएगा 4 तियां 12, 12 तियां 3 9 36, 36 अपान में हो जाएगा 25। तो उसको चाहे आप भाग कर लें, या एक और तरीका है, इसको बस 100 बना लिया जाए, इसको 4 से गुणा कर दें, आप डिवाइड कर लें जो आपको इजी लगे। 4 से अंश में भी गुणा करेंगे, 4 से हर्ष में भी गुणा करेंगे। 36 चक्कू 144 हो गया, ये 100 हुआ। 100 से भाग करने पर 2 स्थान में पॉइंट लग जाता है, तो 144 सेमी ये राइट आंसर हो जाएगा। 1.44 सेमी इसका राइट आंसर होगा, 1.44 सेमी। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 448 रुपये हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो पीछे भी आपको जब चैप्टर वाइज करवाएं तो उसमें बताया है, ये होता है सीपी और एमपी का रेशियो कैसे बनाते हैं। ये आपको नहीं पता, इसको तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि सीपी एमपी में अगर रेशियो पता चल जाए तो बहुत ही कठिन सवाल भी आसानी से लग जाएंगे। तो सीपी क्या होता है? 100 में से हम जो छूट को घटा देंगे वो सीपी बन जाएगा, 100 में से छूट घटा दो तो 80 हो जाएगा, ठीक है। एमपी जो 100 में हम प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं तो एमपी का रेशियो बन जाता है, 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा।
अब चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं मर्जी तो ना काटे तब भी लग जाएगा। अब 448 दिया है, 448 ये दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की कंपेयर क्रय मूल्य से करेंगे, कितना है सीपी 80 है और मल्टीप्लाई जो पूछा जा रहा है बस उसका अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है 120 की वैल्यू, ये सॉल्व करना है। अब काट लेंगे, ये हो जाएगा 40 से काट लो, 4 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 4 3 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चक्कू 8, गुणा कर लेंगे, 3 चक्कू 12 3 दूनी 6 1 7 3 1 3 3 दूनी 6 3 चक्कू 12 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 6, तो 672 रुपये ये उसका एमपी यानी मार्क प्राइस हो जाएगा 672 रुपये। सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 रुपये है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। यानी एक ये सुषमा है, रेशमा है और दिव्या है, तो दिव्या का हम 100 मान लेंगे, दिव्या का 100 मान लिया है। फिर लिखा है दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किसने किया, रेशमा ने दिव्या से 30% कम, 100 का 30 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा, ये 30 का 70 हो गया रेशमा का। और फिर लिखा है कि सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक, रेशमा से 40% ज़्यादा है, तो इसका 40% निकाल के इसी में ऐड करें, या ऐड करो 40% या सीधे 70 का 140% निकाल दो, 70 का 140, क्योंकि 40% ज़्यादा है तो 100% तो ये है ही अपने आप में, 40 और जो ज़्यादा होगा 140%, तो 0 से 0 14 सत्ते 7 चौक 28 98, तो सुषमा का 98 हो गया और रेशमा का 70 हो गया और दिव्या का 100 हो गया। तो यहाँ पे 6000 रुपये ये दिव्या का है, दिव्या निवेशित करती है, तो दिव्या का रेशियो कितना है 100 है, तो 100 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है सुषमा पूछा जा रहा है, सुषमा द्वारा निवेशित राशि, सुषमा की निवेशित 98 है, तो यहाँ पे 98 हो जाएगा। अब सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48, हाथ में 4 6 9 54 55 56 57 58, यानी 5880 रुपये ये राशि निवेशित की है किसने, सुषमा ने 5880 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कार की चाल 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। यानी उसकी जो रियल है वास्तविक चाल है, ये स्पीड हो गई, ये वास्तविक चाल हो गई, ये उसकी वृद्धि वाली चाल यानी बढ़ी हुई चाल, नई चाल, इधर नई चाल। 25% वृद्धि हो रही तो पहले 100 मान लिया, फिर 25% की वृद्धि हो गई कितना 125 हो गया, ये स्पीड मान ली है, पहले 100 थी फिर 125 हो गई, 25 की वृद्धि हो गई। फिर उसका जो टाइम होता है वो पलट जाता है, 125 इधर है तो वो इधर आ जाएगा और 100 इधर है तो इधर हो जाएगा, रेशियो इसका प्रतिलोम होता है। जो एक को कैलकुलेट वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको एक को करना है खाली, ये नहीं दोनों को करो, ठीक है, एक काट सकते हैं 25 पंचे 25 चक्कू, तो इसका रेशियो टाइमिंग का टाइम वो ये टाइम होता है, ये स्पीड है और टाइम 5:4 ये रेशियो आ गया। तो एक प्रश्न में दिया है इस दूरी को तय समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है, तो यहाँ पे कितना कम लगता है 24 मिनट, चूंकि ये सारे घंटे में है और घंटे में ही आंसर भी पूछ रहा है, ऑप्शन भी घंटे में दिए, तो 24 मिनट की हम घंटे बना लेंगे तो अपान में 60 कर लेंगे, तो इतना वो कम होता है प्रश्न में। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है 1 घंटे, तो अपान में 1 घंटे से कंपेयर करेंगे और इस दूरी को तय करें कितना समय लगेगा, तो वास्तविक चाल से चलने में 5 टाइम लगता है और नई चाल से चलता है तो 4 लगता है, तो वास्तविक चाल से कितना 5 यूनिट का मान निकालना है, ये सॉल्व करना है। 5 से काटेंगे 12 दूनी 24, तो उसको वास्तविक चाल से 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, ए पाइप है, बी पाइप है, सी है, ये ए भर सकता है, ये भी भर सकता है, ये खाली कर सकता है। टाइमिंग दी है, ये 12 घंटे लगाता है और दूसरा जो है बी वो 18 घंटे लगाता है और सी खाली कर सकता है उसको 8 घंटे। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, 18 12 और 8 का एलसीएम, 18 दूनी 8 में 72
72 हो जाएगा, 72 सभी का एलसीएम हो जाएगा। अब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5 6 72, तो 6 हो जाएगी, 18 चौक 72, 4 हो जाएगा, 8 9 72। तो इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी क्षमताएं हैं, ए की पावर 6 है और बी की पावर 4 है, सी की पावर 9 है। फिर कह रहा है कि ए और बी पाइप को 4.5 घंटे 4 होल 1/2 घंटे तक खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। सी अकेले इस भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो सी जो जितना पानी भर गया उसी खाली करने की बात कर रहा है। पूरा तो पता, पूरी टंकी वो 8 घंटे में खाली करता है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि सी जो भर गया पानी, उस पानी को कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए पानी कितना भर गया, 4.5 घंटे तक वर्क हुआ है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में ये 6 क्षमता है, ये 4 है, तो ए भी पानी भरते कितना 6 4 10 यूनिट भरते हैं, ठीक है 1 घंटे में। और कितने घंटे तक, 4 से 1/2 घंटे तक। तो होता है यानी इफिशियंसी इंटू टाइम, तो इफिशियंसी कितनी है 6 4 10 हो गई, दोनों भरेंगे, 2 चक्कू 8 9/2 इतना टोटल वर्क हुआ है, इतना पानी भरेगा, ठीक है। और फिर कह रहा सी अकेले कितने देर में खाली करेगा। तो अपान में सी की वर्क इंटू वर्क अपान इफिशियंसी, तो पानी इतना भर गया, ए बी ने इतना पानी भरा और सी खाली करेगा, तो अपान में कितना, सी की इफिशियंसी 9। तो ये आंसर हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो सी अकेला जो पानी भरा है उसको कितनी देर में, 5 घंटे में खाली कर देगा, यानी 5 आवर विल बी द राइट आंसर। एक वस्तु को 91 रुपये में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है। यदि वह इसे ₹78.75 में बेचती है, यानी 78.75 में बेचती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो ये 91 रुपये दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है, वो भी 30% लाभ पे, ठीक है। तो लाभ हानि हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पता होगा। तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो सबसे पहले वही निकाल लेंगे। तो 91 दिया है, ये सेलिंग प्राइस है, 30% लाभ पे, तो ये वैल्यू 30% लाभ पे है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130, तो 130% का ये मान है। और सीपी यानी 100% होता है, 100 की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कट गया, 23 7 91, तो सीपी कितना है 10 से 70, ये 70 रुपये की वस्तु है। अब कह रहा है कि वो अगर 78.75 में बेचे, इसको वो कितने में बेचने की बात कर रहा है, 78.75 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो रुपए में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8.75 का, लेकिन परसेंट पूछा है, तो अपान में यानी होता है प्रॉफिट अपान में सीपी, और परसेंट के लिए गुणे में 100। अब काट लेंगे, तो 0 से पॉइंट लगा, यहाँ पे 2 0 बढ़ा के पॉइंट हट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, और 7 से काटेंगे, 7 एकम 0, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 7 बचे 35, 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12.5%, यानी 12.5% का उसे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है 36 डिवाइडेशन 18 ऑफ 3 × 2 + 8 डिवाइडेशन 4 ऑफ 2 × 5 - 5 डिवाइडेशन 10 × 2, यानी सिंप्लीफाई का सवाल है, इसको बारमास के रूल से हल करना है। तो सबसे पहले आप जहाँ जाए उसको सॉल्व करते हैं, आप जहाँ पे होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑफ मीन्स होता है गुणा करना, तो 88 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 54 ये है, 8 ये है, फिर डिवाइडेशन हल होगा, यानी 36 के बटे में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और फिर गुणे में कितना है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, गुणे में कितना है 2 है, सब उतार लेंगे 8, और ये 4 दूनी 8 है, ये अपान में तो आएगा, डिवाइडेशन हल होगा अपान में 8, और फिर मल्टीप्लाई में 5 है, माइनस ये भी सबसे पहले भाग वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, अपान में लाना है, डिवाइडेशन हल करेंगे तो हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, और गुणे में कितना है 2 है, लिख तो गया, ये लिखा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, ये 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, तो 4/3 हो गया, प्लस 8 8 कट गया, ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एकम, तो यहाँ पे 5 एकम 5 बचा, माइनस का 1 बचा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछे गुणा कर ले, 3 चक्कू 12 और 4 16, तो 16/3 हो जाएगा, जिसके अपान में नहीं होता है नंबर उसकी गुणा उससे कर देते हैं, 3 की गुणा हम 4 से न कर, इस वाले 4 से कर देंगे, 3 चक्कू 12, चाहे आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो इसको भाई होल यानी सही बटे में बना लेंगे, 3 15, 1 बच्चा तो ऊपर हो जाएगा 5 सही 1/3, ये राइट आंसर हो जाएगा। 5 होल 1/3
राइट आंसर होगा इसका।